अगर आप पाकिस्तान में रात को कोई भी न्यूज़ चैनल चलाते हैं तो आपको लगेगा ये पीपीपी, पीटीआई, पीएमएलएन, टॉक्स, अडियाला, इससे बाहर तो कोई मुल्क एग्जिस्ट ही नहीं करता। जबकि जो मुल्क का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है सिंध, उसमें पिछले महीने लाखों लोग सड़क पे आ चुके हैं, एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी आवाज़ ना कोई सुन रहा है, ना उसको रिपोर्ट कर रहा है। तो अगर आपने भी ये ख़बरें देखी हों, आपने भी ये रील्स देखी हों, आपकी भी नज़र से गुजरी हो और आप सोच रहे हों कि क्यों सारा सिंध जो है वो बाहर सड़कों पर आया हुआ है, कनाल्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा है, भाई ये माजरा क्या है, आज मैं आ गया हूँ आपको बताने। हमारा जो जीने का मकसद है, जो हम ज़िंदगी का हम अपना आखिरी इसको ज़रिया समझ रहे हैं और जो हम आब हयात कहें, तो पानी के अलावा और तो कुछ है ही नहीं। जियोग्राफिकली स्पीकिंग सिंध जो है वो लोअर राइपेरियन है, पंजाब जो है अपर राइपेरियन है। जाहिर बात है रिवर जो है वो अप टू डाउन फ्लो होता है और ये तो अब इसको डिनाई करना बड़ा मुश्किल होगा। जिस चीज़ को यूनुस समद या इयन टैलबर्ट पंजाबाइजेशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, ब्यूरोक्रेसी है, फाइनेंशियल एलीट है, पॉलिटिकल एलीट है, वो पंजाब डोमिनेटेड है। अब इसको ना ही डिनाई करें। सिंध की हमेशा से यही शिकायत रही गई है कि जो हमारे हक का पानी है वो हमें नहीं दिया जाता, वो पंजाब पर रोक लिया जाता है। वो करती तो मुल्क की फाइनेंशियल एलीट है, बट इन पॉपुलर इमेजिनेशन जो इल्ज़ाम लगाया जाता है वो पंजाब पर लगाया जाता है। कि यहाँ मैं क्लियर कहता हूँ कि पंजाब की बालादस्ती है और पंजाब की बालादस्ती ये है कि जो छोटे भाई तो छोटे सूबों को कहा जाता है, लेकिन हमेशा पंजाब ने उनका हक मारा है, हमेशा पंजाब ने उनका हक छीना है। सरमायादारी निज़ाम जो है उससे हमारे खिलाफ है। अब अवामी वर्कर्स पार्टी के लिए एक आइडिया है, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। सही। अब आप कह रहे हैं कि अफगानी फटात आकर हमारे साथ ये कर रहे हैं, तो अगर आप इस बात को लसानी बुनियाद पे कहें, क्योंकि वो भी तो गरीब है ना, वो जगह एक सरमायादारी निज़ाम है या एक स्टेट है जिसने अपने मकासद के लिए उनको इस्तेमाल किया है, उनके बच्चों को जिहादी बनाया है, अफगानिस्तान में जो किया सबको पता है। तो जब आप उनको टारगेट बनाते हैं तो ये तो फिर एक लसानी जंग बन जाती है ना। ये बिल्कुल लसानी नहीं है। मैं बिल्कुल लसानी बात नहीं कर रहा, मैं फैक्ट और फिगर पे बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ सिंध में कहद रहता है और फिर जब पानी ज़्यादा आ जाता है, फ्लड्स आ जाते हैं, तो पानी खोल दिया जाता है, तो फिर सिंध फ्लड हो जाता है। 2022 में जो सिंध ने फ्लड्स देखे उसमें 5 लाख एकड़ ज़मीन जो है सिंध की वो तबाह हो गई, जिसकी वजह से 60 से लेके 80 लाख लोगों को हाई लेवल्स ऑफ एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी हो गई थी। 35 लाख बच्चे भूखे सो रहे थे। टीवी चलाते तो आपको ये बातें नहीं पता चलती हैं, आपको लगता तोशा खाना ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टोरी है। यही वजह है ना कि जो सिंध के लोग हैं, बलूचिस्तान के लोग हैं, वो जब टीवी देखते हैं, वो जब न्यूज़ देखते हैं और वो अपनी ज़िंदगी देखते हैं, तो उनको यही लगता है कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हैं। आज भी अगर आप सिंध में जाएंगे तो आप देखेंगे बेशतर इलाके सिंध में कहत की कैफियत में हैं। तो भाई सिंध की जो इकॉनमी है वो एग्रीकल्चर पर रिलाई करती है। तो वो एग्रीकल्चर डेवलप कैसे हो सकता है, वो लोग काम कैसे कर सकते हैं जब आधा साल कहद होगा, फिर आधा साल फ्लड्स आ जाएंगे और फिर फ्लड्स के बाद इतनी भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या फोकस नहीं है कि महीनों तक पानी जाएगा ही नहीं। तो आधा टाइम जो ज़मीन फ्लडेड है, आधा टाइम जिसमें कहद है, क्या ही बेचारे लोग उसमें एग्रीकल्चर करेंगे। मैं जो अगर आ रही हूँ तो मेरी मुआश का सीधा ताल्लुक ही पानी से है ना। अगर पानी नहीं है तो मेरी ज़मीन तो बंजर है, वो तो किसी काम की नहीं है। पानी जो है वो एक स्केर्स रिसोर्स है और ये भी कहा जा रहा है कि अगली जो जंगें होंगी वो पानी पर होंगी। पाकिस्तान की अगर हम आबादी देखें तो पिछले 75 साल में 5x हो चुकी है। तो पर पर्सन वाटर जो हमारी कैपेसिटी है, वाटर कैपेसिटी तो इतनी नहीं बढ़ी, तो पर पर्सन जो पानी बनता है डेटा वो बहुत कम हो चुका है। पाकिस्तान 2035 तक वाटर स्केर्स हो जाएगा। वेयर इन द वन ऑफ द मोस्ट वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, अक्यूट वाटर शॉर्टेज में नंबर 3 पर आता है पाकिस्तान। ऐसे में कोई भी नॉर्मल मुल्क होगा वो सोचेगा कि यार हमने अगर हमारी पूरी आबादी को प्यासा नहीं मारना तो हम पानी को कैसे बचाएं। हमारे जो मुल्क चलाने वाले हैं उन्होंने सोचा कैसे हम इसमें 6 और स्ट्रेटेजिक कनाल बना लें ताकि हम कॉर्पोरेट फार्मिंग कर सकें। जी 220 बिलियन खर्च करके चोलिस्तान डेजर्ट में उसको इरिगेट करने के लिए कनाल बनाया जा रहा है। अभी दावर भट्ट हाल ही में इस पॉडकास्ट पे आए हुए थे, उन्होंने बताया ये चीज़ कितनी इम्प्रैक्टिकल है, कितनी अनफीजिबल है, क्योंकि इसके लिए पानी आपको वापस ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो आप अगर पंप्स बनाएंगे, एक तरफ तो आप सिंध का पानी ले रहे हैं, चलें वो एक हक की बात है, बट इवन इन टर्म्स ऑफ जस्ट द लॉजिस्टिक्स ऑफ इट, आप क्या करने के लिए इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। इशू ये है कि जो कैनाल बना रहे हैं
जो मतलब किसी इदारे की जो है ना वो क्या कहते हैं मुख्य इदारों को जो है ना ज़मीनें दे रहे हैं और उसके लिए जो है वो पेनाल्टी। सिंध आबादगार बोर्ड कहता है कि ये ड्यू डिलिजेंस के बगैर किया गया है। इरसा का सर्टिफिकेट कहता है कि चोलिस्तान कनाल में सिर्फ 6 महीने पानी होगा, लेकिन PC1 का जो चोलिस्तान का प्रोजेक्ट है वो कहता है पूरे साल पानी होगा। और इसमें जो कैलकुलेशंस की गई हैं वो फ्लड के दौरान की गई हैं, तो जाहिर बात है वो एरोनियस हैं। फ्लड के दौरान पानी बहुत ज़्यादा होगा, पूरे साल उतना पानी वहाँ होता ही नहीं है। तो 18वीं तरमीम के बाद ये चीज़ें जो हैं, ये सब्जेक्ट जो हैं, ये प्रोविंशियल कर दिए गए थे, प्लस 1991 का जो वाटर रिकॉर्ड है, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उस सब के हिसाब से ये चीज़ें इलीगल हैं। इसीलिए हमारी फेडरल गवर्नमेंट, और फेडरल गवर्नमेंट के पीछे कौन है आपको ही पता है, अगर ये दरिया है तो ग्लेशियर कौन है आपको भी पता है। तो वो जो है वो चाह रही है इरसा का जो लॉ है वो ही तब्दील हो जाए ताकि वो ये चीज़ें फेडरल लेवल पर जाकर कर सकें। इसी वजह से इसी साल के शुरू में इरसा के चेयरमैन को तब्दील करने की भी कोशिश की गई। तो कोई भी सुन रहा होगा वो सोच रहा होगा ये क्या सेंस बनता है कि आप एक तरफ सिंध की जो ज़मीन है उसको बंजर कर रहे हैं, वहाँ से पानी ले रहे हैं, और एक तरफ जो सहरा है उसको कल्टिवेटेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसे आइडिया सूझा? ये जो 6 गैर कानूनी कैनाल हमारे सिंधु दरिया पे जो ये बनाए जा रहे हैं, लाखों एकड़ चोलिस्तान तो इनको दिखता है, लेकिन हमारा जो थर पारकर है भाई वो भी तो रेगिस्तान है ना। सिंध में भी तो कई ज़मीनें बंजर हैं, वहाँ यहाँ भी लाखों एकड़ रेगिस्तान और बंजर ज़मीनें हैं। अब उनके लिए क्यों नहीं मंसूबा बना रहे, उनको क्यों नहीं आप आबाद कर रहे हैं? पाकिस्तान का मसला क्या है? पाकिस्तान का जो एलीट्स का मसला ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस। डॉलर्स नहीं है हमारे पास, तो लोगों को फिर बड़े बड़े आइडियाज़ आए कि यार किस तरह हम डॉलर्स लेके आएँ। उसी तरह एक ये बेहतरीन आइडिया था SIFC, स्पेशल इन्वेस्टमेंट्स फैसिलिटेशन के लिए हम एक वन स्टॉप शॉप बनाएंगे कि बाहर से जो लोग पाकिस्तान में पैसे डालना चाहते हैं, डॉलर्स हमें देना चाहते हैं, उनके लिए एक ख़ास विंडो बना दी जाए ताकि वो ड्राइव थ्रू करते करते मैकडॉनल्ड्स की तरह पाकिस्तान की ज़मीनें ख़रीद लें। क्योंकि पाकिस्तान की ये मसले थोड़ी हैं कि हमारी एग्रीकल्चरल यील्ड कम है जी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बिज़नेस के लिए इन्वायरमेंट करना ठीक नहीं है। हम एक SIFC में ज़मीन बना देंगे, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को बेच देंगे, वहाँ पर हम कॉर्पोरेट फार्मिंग बनाएंगे, वो जो है पैसा बाहर भेजेंगे, पैसा ही पैसा होगा, मुर्गी अंडे देगी, अंडे मुर्गी देगी, हम डॉलर्स कमाएंगे। ये हमने बनाया प्लान। अब मल्टीनेशनल कंपनी को आप दे रहे हैं ज़मीन, वो अपने हारी को या हरियाणी को क्यों नहीं देते? उनके लिए क्यों नहीं आप नहरें खोदते? उनके लिए क्यों नहीं आप ट्यूबवेल लगा देंगे? आप कतर की कंपनियों से जो है ना मायदे करते हैं, आप जो है ना अमेरिकी कंपनियों से मायदे करते हैं, आप फ्रांस से करते हैं। अपना हारी आपका भूखा मर रहा है, अपना हारी आपका जो है ना दरबदर है। अनफॉर्चुनेटली देखें, इस तरह के प्लान्स कुछ नए नहीं हैं। आप ज़मीन को इंसान नहीं समझते, दरिया को आप एक कमोडिटी समझते हैं। ये सोच दुनिया भर में जहाँ पाई जाती है उससे नुकसान ही होता है, एनवायरनमेंट का भी, इंसानियत का भी। कॉलोनियल दौर में भी यही सोच थी जिसकी बुनियाद पर ये कनाल्स ओरिजिनली भी बनाए गए। ऐसा नहीं है कि पहले खेती बाड़ी नहीं होती थी, हज़ारों साल से हो रही है, पर वो रिवर का जो नेचुरल फ़्लो है वो जिस तरह इरिगेट करता था, उस पर ही जिस तरह कनाल्स नेचुरली बनते थे, उसके अराउंड एग्रीकल्चर होता था। ये जब ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स आए, बरतानवी साम्राज्य आए, उन्होंने वीट और कॉटन और कैश क्रॉप्स उगाने थे क्योंकि उनको उससे पैसा कमाना था, या उसका जो यील्ड है वो लेकर आप वापस बरतानिया भेजना था। विंस्टन चर्चिल ने बंगाल में फैमिन करके यहाँ पे लाखों बच्चे मारकर बरतानिया में लोगों का पेट भरा था। और फिर साथ ही साथ जो ब्रिटिश पेट्रनेज का निज़ाम था, जो लैंडलॉर्ड्स लॉयल थे टू द ब्रिटिश एम्पायर, उनको फिर जो बेस्ट लैंड है, जो बेस्ट फार्म लैंड है, जो रिवर के करीब है, जो कनाल्स के करीब है, वो दे दिया गया। पाकिस्तान बनने के बाद यही सिलसिला, यही पॉलिसी कंटिन्यू की गई। आज इंडस रिवर पे 50 कनाल हैं, 80 डैम हैं और 19 बराजेज़ हैं। और अगर आप जाकर सिंध में देखेंगे तो अक्सर इंडस रिवर, सिंधु रिवर के जो इलाके हैं वो बोन ड्राई होते हैं। फिर भी टीवी पे आके कुछ लोग जाहिलाना इस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि देखिए कितना पानी अरेबियन सी में ज़ाया हो रहा है। ये दुनिया की सबसे बेसिक किताब भी आप अगर पढ़ लें तो आपको समझ में आ जाए कि ये पानी, जो रिवर का पानी है, ये समंदर में जाना क्यों ज़रूरी है, सी इंट्रूजन क्या चीज़ होती है। इंडस रिवर को कंट्रोल करने के लिए, उसका पानी रोकने की वजह से तकरीबन 5 लाख हेक्टेयर ज़मीन जो है सिंध के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स की, 33% ज़मीन जो है वो टाइडल इन्फ्रिंजमेंट हो गई है वहाँ पर।
जिसकी वजह से 100 बिलियन से ऊपर नुकसान हो चुका है। IUCN की एक स्टडी के मुताबिक तकरीबन 27 मिलियन एकड़ पर फुट फ्रेश वाटर फ्लो होना चाहिए। ये 2001 तक 0.2 और 2 तक गिर चुका था। जो 27 होना चाहिए वो 0.2 और 2 के बीच में होता है, जिसका मतलब ये है कि सी इंट्रूजन रोकने के लिए ये बेसिक बातों में जो लोग कहते हैं कि जी खारा पानी आ गया है, तो जिस ज़मीन में वो खारा पानी आ जाता है वो इसलिए आता है क्योंकि समंदर आगे आ जाता है। आपके सेडिमेंट्स, आपका रिवर फ्लो जो है वो जब समंदर में जाता है तो सी इंट्रूजन नहीं होती। आपने उसको रोक लिया तो फिर वो आता रहता है और वो ज़मीन खारी हो जाती है, जिसको आप लोकल लैंग्वेज में कह रहे होते हैं। तो ये स्टडी कह रही है कि जितना होना चाहिए इसको चीज़ को रोकने के लिए उसका 1 से लेके 10% भी नहीं होता। कैनाल बना रहे हैं, अगर यही सूरत रही तो मेरे ख्याल से तो यहाँ तो पानी एक बूंद भी नहीं आएगी, क्योंकि उससे नीचे तो पानी ही नहीं आएगा। वो तो उन लोगों को जो है ना पानी मिलेगा जो लोग ताकतवर है, जो सरमायादार है, जो एलिट है यहाँ का। पाकिस्तान ने खुद मुआहदा करके पंजाब और सिंध के बीच में 1991 वाटर अकॉर्ड में 10 मिलियन तो प्रॉमिस किया था, और यहाँ कह रहे हैं वो 0.2 और 2 के बीच में होता है। इसकी वजह से कई मछेरे भी बेरोजगार हो गए हैं, जहाँ दरिया ही नहीं है वहाँ क्या मछली आएगी और वो क्या पकड़ेंगे। इसका 600 मिलियन से लेके 1 बिलियन तक का नुकसान है, इकोनॉमिक लॉस है। ग्लोबल चेंज इम्पैक्ट स्टडी सेंटर की एक रिपोर्ट कहती है कि जो एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन, इंडस डेल्टा की जो डेग्रेडेशन है, इसका तकरीबन नुकसान जो हुआ है वो $2 बिलियन हुआ है। आज पूरा मुल्क हम गिरवी रखवाते हैं कि खुदा के वास्ते IMF 1 बिलियन दे दे, और ये जो हमने हरकतें की हैं इसकी वजह से $2 बिलियन का हमें नुकसान हुआ है। हमारा मजदूर इस्तेसाल का शिकार हो रहा है। जो इधर का लोकल मकामी जो सिंध का मजदूर है वो यही कारखाने, यही वसाइल वो उनके सूबों में, उनके मुल्कों में उनको मैसर करें। ये है सिंध की हकीकत। इसकी वजह से सिंध का बच्चा बच्चा, माएँ बहनें, सब लोग बाहर आए हुए सड़कों पे, क्योंकि उनको पता है ये उनके फ्यूचर का सवाल है। पर पाकिस्तान में जब भी कोई आमराना हुकूमत आए उनको नए नए आइडियाज़ आते हैं। नवाज शरीफ और जनरल परवेज़ मुशर्रफ को काला बाग नहम का आइडिया आ गया था। इमरान खान, साकिब निसार को आप लोगों से 10-10 रुपये लेकर क्राउड सोर्स कर गो फंड में एक डैम बनाना था, और अब ये नया आइडिया आया है कि हम 6 स्ट्रेटेजिक कनाल्स बनाकर चोलिस्तान को इरिगेट कर देंगे। जो सहरा है उसको फार्म बना देंगे और जो फार्म है उसको सहरा बना देंगे। 18वीं तरमीम के बाद क्योंकि ये मामला प्रोविंशियल हो गया है, इसी वजह से मुश्किलात आ रही हैं, इसीलिए ये अब तक नहीं हुआ, वरना इरादा तो बन गया है, वो बनाएंगे। और मेरी तो आप लोगों से सबसे यही इल्तिजा होगी कि इसको सिंध का मसला सिर्फ ना समझें, इसको एक इंसानियत का मसला समझें और पूरे मुल्क को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। दावर भट्ट जब 2 साल पहले भी आए थे फ्लड्स को डिस्कस करने, उन्होंने बताया कि जितना पानी होना चाहिए वो अगर आप जाकर किसी भी वक्त सखर बराज पर कैलकुलेट कर लें, जो सिंध का हक है, वो उतना फ्लो नहीं होता वहाँ पर। 1999 से 2023 तक सिंध को 40% वाटर शॉर्टेज का सामना करना पड़ा, बनिस्बत पंजाब जिसको 15% करना पड़ा। 77% ऑफ सिंध लैंड रिलाइज ऑन इरिगेशन, और ऑलरेडी इसमें जो रूरल पॉपुलेशन रहती है उसमें से 27% पॉवर्टी लाइन के भी नीचे है। आप बेसिक सेंस देखें कि ये जो प्रोजेक्ट है ये एस्टिमेटेड सिंध का 12 मिलियन एकड़ लैंड जो है उसको तबाह कर देगा, और इसके एवज साउथ पंजाब में वो कितना लैंड कल्टिवेटेबल बनाएगा, 1.3। तो आप इतना पैसा खर्च करके जहां ऑलरेडी पानी नहीं है, पानी खींचकर 10% लैंड कल्टिवेटेबल बना रहे हैं ऑफ व्हाट यू आर डिस्ट्रॉइंग। सिंध में आज भी वाटर शॉर्टेज होने की वजह से 18 मिलियन एकड़ लैंड जो है वो अनकल्टिवेटेड पड़ा हुआ है। सिर्फ इन्हीं पानी के मसलन जे करे बनियूं आबाद न थियण जे करे असां 2018 में इतां लॾे करे कराची वियासीं, उते फैक्ट्री मिल्स वग़ैरह में कमु कयोसीं, छो जो हिते गुज़ारो न पियो हली सघे। सभु बनियूं जिन्हनि जो 2-2 टे-टे एकड़ आहिनि उन्हनि जो त आबाद थियनि ई नथियूं। आप इसी को अगर पानी दे दें तो आपको 1.2 मिलियन एकड़ लैंड जो है वो नया नहीं बनाना पड़ेगा। बट ये ऑब्वियसली जो ये लैंड है ये कोई ना कोई ओन करता है, तो इसको शायद ओवरसीज़ पाकिस्तानी को, जिस तरह बहरिया टाउन बेचा है, ये बेचना शायद मुश्किल हो जाए। आप अगर सारा हिस्टोरिक डेटा देखें तो जो मैं बातें कर रहा हूँ, द हिस्टोरिक डेटा corroborates everything I'm saying। कोठरी बराज में 1962 में 126 एनुअल डिस्चार्ज था, जो 2003 में 10 हो गया था, जिसकी वजह से तकरीबन 5000 किलोमीटर स्क्वायर की जो ज़मीन है उसकी डेजर्टिफिकेशन हो गई, वो सहरा बन गया। लाखों लोग तबाह हुए, फॉरेस्ट तबाह हुए, मैंग्रोव तबाह हुए, जो एक एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन है या बायोडाइवर्सिटी जैसी बातें हैं या मछलियों के जो हक हैं, ये तो फिर एक और ही बड़ा पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा कि कितना हमें इस चीज़ से नुकसान हो रहा है।
लेक्स, वेटलैंड्स, इकोलॉजी, फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, हर चीज़ ही इन डेंजर है। प्लस जब वाटर फ्लो कम कम आता है ना तो उसमें सूएज आता है और वो लोग पीते हैं। ये लोगों की लिटरली ज़िंदगी है सिंधु दरिया, यहाँ से वो लोग पानी पीते हैं। तो आप खुद सोचें कि वाटर बॉर्न डिजीज़ जो हैं उसमें कितना राइज होगा। और हेल्थ का तो आपको पता ही है हाल क्या है, हेल्थ का एक्सेस क्या है इस मुल्क में। तो कितने बच्चे बिला वजह मरेंगे क्योंकि आपको जी कैश क्रॉप्स उगाने हैं। जी असांजे ॻोठ में शाख आई, शाख 8 ॾींहं शाख वहे थी त हिन शाख ते सिर्फ़ बनियुनि जो मसइलो न आहे जो औरत परेशान थींदा। हिन शाख जे मसइले ते असां औरतूं बि परेशान आहियूं छो जो असां वटि मिठो पाणी न आहे। त हिन में पाणी पीअण जो बि हितां ई कयूं था। हुन खां अलावा कपिड़ा लटा धोअण करणु सॼो जेको बि असांजो दारोमदार आहे हिन पाणी ते आहे। तो जी ऑफ कोर्स बियॉन्ड द नंबर्स आई एम शोइंग यू टू मेक द केस कि इकोनॉमिक केस आपको समझ में आ जाए, इंसानियत का केस तो नहीं आएगा। बट बियॉन्ड द नंबर्स ये लोगों की जानें हैं, इन लोगों के बच्चे हैं, इन लोगों का फ्यूचर है। कुछ तो सोच लें भाई। बस इस वीडियो में आपको मैं 2 कैविएट्स देना चाहूँगा कि क्योंकि ये स्टेट लेवल पे बात की जा रही है, प्रोविंशियल लेवल पे बात की जा रही है, तो इंटरचेंजेबली मैंने थोड़ा सिंध पंजाब का जिक्र किया। लेकिन ये बात आप समझ लें कि मेरी नीयत हमेशा जो है वो पंजाब की एलीट ही है। पंजाब का जो फार्मर है वो भी पिसा हुआ है, वो भी दबा हुआ है, वो भी बर्बाद है। ऐसा नहीं है कि पंजाब के फार्मर की ज़िंदगी बड़ी अच्छी हो गई है। बॉन्डेड लेबर तक पंजाब में चल रहा है। हर पंजाबी किंग नहीं है। जो हमारी फाइनेंशियल एलीट है, ब्यूरोक्रेटिक एलीट है, पॉलिटिकल एलीट है, फाइनेंशियल एलीट है, जिसमें कराची के भी लोग हैं, सिंध के भी लोग हैं, वो पंजाब डोमिनेटेड है। तो उस एलीट क्लास की बात हो रही है जो डिसीजंस लेती है अपने फ़ायदे में, और क्योंकि वो पंजाब बेस्ड हैं वो फ़ायदा पंजाब को देती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर पंजाबी के ख़िलाफ़ मैं कोई बात कर रहा हूँ। आपका जो टारगेट है वो ये इदारे हैं, ये सरमायादारी निज़ाम है, या ये सिंध पंजाब की जंग? नहीं, सिंध पंजाब की जंग हम नहीं समझते। ये सरमायादारी की जंग है और इसके खिलाफ हम जो मेहनतकश तबका है वो खड़ा हुआ है। ये सारे लोग आप पीछे देख रहे हैं, ये सारे मेहनतकश भारी मजदूर हैं। ये इनमें कोई वो मिलेनियर नहीं है। तो ये सिंध पंजाब की जंग नहीं है, ये सिंध पंजाब की एलियट क्लास के खिलाफ है। साथ ही साथ सिंध भी जो है, एक सिंध का हक है एज अ प्रोविंस कि यार ये पानी आना चाहिए हमें। देन विद इन सिंध भी क्लास स्ट्रक्चर हैं। मैं अभी वहाँ की वसी गया हुआ था, वहाँ लोगों से बात की, उन्होंने खुलकर बोला कि ये जो जरदारी लीग के लोगों के फार्म्स हैं ना, जब पानी कम भी होता है उनको पानी मिल जाता है। और वो भी फिर जो अक्सर है क्योंकि वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, वो खाने पीने के लिए नहीं कर रहे, वो कैश क्रॉप की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। यहाँ पे एक और नहर है, उसकी एंड में जरदारी साहब की ज़मीन है, शर्जीली नाम मेमन की ज़मीन है। आप उन पे जाके वो मोगे, हम मोगे कहते हैं इसको, वाटरफॉल को, वो मोगे जाके देखिए, आपको नहर की जो है ना वो शक्ल नज़र आएगी। और उससे पीछे कम से कम 3 यूसियाएँ बंजर बनी हुई हैं। आप खुद जाके सर्वे करके देखिए। तो ताकतवर चाहे सिंधी है चाहे पंजाबी, ताकतवर है। विद इन सिंध एज वेल। एक तो हम सिंध के हक की बात कर रहे हैं, फिर जो विद इन सिंध छोटा फार्मर है, छोटा किसान है, उसके भी हक की बात होनी चाहिए कि जी उसको सब्सिडी नहीं मिल रही। जो मिडिल मैन हैं, जो लोन शार्क्स हैं, वो पैसे कमा रहे हैं। और फिर ये जो बड़े बड़े वडेरे हैं, बड़े बड़े जागीरदार हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जिनकी अपनी ज़ाती हज़ारों एकड़ ज़मीनें हैं, उसमें भी जो पानी आ रहा है वो ज़्यादा उनको मिल रहा है। तो एट एवरी स्टेज ऑफ दिस द डिटर्मिनिंग फैक्टर इज़ क्लास, इट्स नॉट एथनिसिटी। और यहाँ ये होता है कि मतलब जो ऊपर बैठा हुआ जागीरदार है वो पानी बंद कर देता है और पुछली में पानी नहीं आता। पाकिस्तान की जो एलीट क्लास है ना, वो ना मज़हब देखती है ना एथनिसिटी देखती है, वो बस पैसा देखती है। और अगर आप टीवी पे देखेंगे तो कई आपको ट्रिक करने के लिए, प्रोपागेंडा करने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं कि ये देखो पंजाब के खिलाफ सिंध कार्ड खेला जा रहा है। गरीब फार्मर कह रहे हैं मेरा बच्चा प्यासा मर जाएगा, पानी नहीं आएगा, तो इस दरिया से हम पानी पीते हैं। इसमें सिंध कार्ड क्या है, समझाएं मुझे। सिर्फ दे वॉन्ट टू ट्रिक यू इनटू थिंकिंग कि अब यार ये सिंधी होते ही ऐसे, या तो वो सिंधियों के खिलाफ नफरत फैलाना चाह रहे हैं या उसको एक सिंधी पंजाब जंग बनाना चाह रहे हैं। जबकि ये हमेशा की तरह, हर इशू की तरह अमीर और गरीब की जंग है। और जहाँ सिंध की धरती और सिंधु दरिया की बात है तो सिंध के जो लोग हैं वो सिंध को रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं बनने देंगे भाई। सो यस, नो मोर कनाल्स ऑन द इंडस एंड लेट द रिवर्स फ्लो। तो हम मुतालबा करते हैं
कि सिंध को अगर आपको साथ रखना है और इन छोटे सूबों को या कौमों को साथ रखना है तो ये जो मंसूबे हैं ये आपको ख़त्म करने पड़ेंगे। अब मुतालबा करते कि फौरी तौर पे इस मंसूबे को रद्द किया जाए, ख़त्म किया जाए। इधर हर सिंध के वाली वारिस हारी पोरियत मजदूर का यही मुतालबा है कि फौरी तौर पे इस मंसूबे को ख़त्म किया जाए।